पे जाने Recording की, in जो वो progress. सेम एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आप गाड़ी में एक्सेलरेटर का पेडल प्रेस करते हो और जैसे आप एक्सेलरेटर को प्रेस करते हो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। अब वो जब प्रेस करने पे मशीन के अंदर या उस इंजन के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो वो जो एक्सेलरेटर है, उस एक्सेलरेटर को हम बोल सकते हैं कि वो एक फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर कुछ मैथडोलॉजी लिखी गई है। उस पैडल की जो मैथडोलॉजी है, उस पैडल की जो फंक्शनैलिटी है, उस पैडल की एक फंक्शनैलिटी है कि पैडल प्रेस करने पे गाड़ी की स्पीड तेज हो जाती है। तो वो जो फंक्शनैलिटी है, वो फंक्शनैलिटी आपसे छुपी हुई, आपको नहीं पता कि वो इंजन में कैसे वर्क कर रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो सेम काम हमारे पास यहाँ पे जो है फंक्शन करते हैं। फंक्शन आपको वो फैसिलिटी देते हैं कि भाई आप जो है कोई भी स्पेसिफिक जॉब जो आप परफॉर्म कराना चाहते हैं, उस स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म कराने के जो भी सॉल्यूशन स्टेप्स हैं या जो सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए जो आप स्टेटमेंट या कोड लिखेंगे, वो कोड जो है एक ब्लॉक के अंदर आपका बंडल करके रख दिया जाता है, जिससे जो बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशंस को यूज करेगा तो उसको इस फंक्शनैलिटी की नॉलेज नहीं होगी, वो जस्ट सिंपली उसे यूज कर रहा है। आप अपने घर पे जाते हैं तो आप जैसे अगर बात करें कि हम अपने डेली लाइफ में जो कपड़े रेडीमेड हम शर्ट खरीदते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि वो शर्ट रेडीमेड शर्ट जो भी हमने परचेज की वो कहाँ फैक्ट्री में कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, उसके प्रोसेस से आपको कोई मतलब नहीं। आप सिंपली उस शर्ट को क्या करते हो, बाई करते हो, परचेज करते हो और सिंपली उसे यूज करना स्टार्ट कर देते हो। तो ऐसी फंक्शनैलिटी हम हमारे पास अगर हम बात करें तो वो है, वो फंक्शन देता है। तो वो रेडीमेड जो हम शर्ट खरीदी हमने, तो उस रेडीमेड शर्ट को हम क्या कर सकते हैं, जितनी बार भी मुझे पहनी हो मैं उतनी बार यूज कर सकता हूँ। मैंने आज मॉर्निंग में अगर मुझे शर्ट पहना है तो मैंने उस शर्ट को पहना, अगर मुझे कल वो कहीं पार्टी में जाना है, मैं पार्टी में जाने के लिए पहन सकता हूँ, मुझे अगर वो नेक्स्ट डे कहीं घूमने जाना है मैं तो उसके लिए पहन सकता हूँ। मतलब जितनी बार मुझे उस शर्ट की जरूरत पड़ेगी मैं उतनी बार उस शर्ट को पहन सकता हूँ। और उसका एक स्पेसिफिक जॉब है कि वो शर्ट जो है पहनने के काम आ रही है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन आपको फैसिलिटी देता है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जिनका पर्पस किसी एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म कराने का है, और वो स्पेसिफिक जॉब आपके पूरे एंटायर दी जर्नी या एंटायर दी प्रोग्राम आपको बहुत बार उसकी जरूरत पड़ती है या आपको बार बार उसे यूज करना पड़ता है। तो आप बार बार उसकी फंक्शनैलिटी को लिखें वो ज्यादा अच्छा नहीं है ना। आपको जब भी अगर आप बात करें कि भाई हम जैसे हम बात करते हैं ना, हम घर पे हम ऑयल की बोतल परचेज करके लाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट टाइम हमने ऑयल की बोतल परचेज करी, या हम हैंड वॉश की बोतल परचेज करते हैं। तो होता है कि हमने जब हम फर्स्ट टाइम गए, हम फर्स्ट टाइम ग्रोसरी से जो है अपना जो है परचून की दुकान से, बनिए की दुकान से हम एक जो है एक हैंड वॉश की बोतल ले आए। अब नेक्स्ट टाइम जब आप दुकान में जाते हो तो नेक्स्ट टाइम आप उससे बोतल नहीं मांगोगे, आप क्या मांगोगे, उससे एक रिफिल मांगते हो, या रिफिल करने वाला एक पाउच मांगते हो कि भाई वो पाउच दे दो हमें हैंड वॉश का, हम उसको अपनी बोतल में रिफिल कर दें। तो वो बोतल क्या है, एक बार बन गई है। उसका जितनी बार आपको यूज करनी है, आप जितनी बार यूज करोगे उस बोतल को, जस्ट आप क्या करते हो, यूज करते हो, एक्सेस कर रहे हो उसकी फंक्शनैलिटी को। तो सेम काम यहाँ पे भी आपका जो है वो फंक्शन करता है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, जिन स्टेटमेंट्स या का यूज, या ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी जिस फंक्शनैलिटी का जो यूज है वो बार बार होने वाला, रिपीटेडली काफी बार उसका यूज किया जाता है। तो उस केस में उस फंक्शनैलिटी के लिए जो इंस्ट्रक्शंस या जो कमांड्स आपने लिखी हैं, उन कमांड्स को एक बंडल बना के रख दिया जाता है, और वो बंडल ही क्या कहलाता है, आपका फंक्शन कहलाता है। जैसे हमारे फंक्शन की अगर हम बात करें तो प्रिंटफ, तो प्रिंटफ क्या है, एक फंक्शन है जो मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए हमारे प्रोग्राम में बार बार यूज किया जाता है। जहां पे भी मुझे कोई मैसेज डिस्प्ले कराना हो, मैं सिंपली प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करता हूं। तो जब मैं प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करता हूं तो बैकएंड पे जो प्रिंटफ फंक्शन कैसे मैसेज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहा है, वो फंक्शनैलिटी आपको नहीं पता। वो फंक्शनैलिटी प्रोग्रामर ने लिख के और वो हेडर फाइल के अंदर आपने डाल रखी है, और हेडर फाइल आप सिंपली क्या कराते हो, ऐड कराते हो, इंक्लूड कराते हो। आपको नहीं पता वो प्रिंटफ फंक्शन किस तरीके से आपका मैसेज आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहा है, कि जो भी चीज आप प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। तो आपको नहीं पता कि वो जो डिस्प्ले कराने वाली जो फंक्शनैलिटी है, वो फंक्शनैलिटी के लिए उसने जो कोड लिखा था, वो कोड क्या लिखा है, उस कोड के बारे में आपको जानकारी नहीं है।
आपको सिंपल है, आपकी जरूरत थी कि आपको अपने आउटपुट स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले कराना था, तो उसने आपके लिए फंक्शन बना के दिया हुआ था प्रिंटर फंक्शन की ये भाई आपको जब भी डिस्प्ले कराना हो तो डिस्प्ले कराने के लिए ये प्रिंटर फंक्शन है, आपको यूजर से इनपुट लेना हो तो उसके लिए ये फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए लिखा जाता है, जो एक ब्लॉक के अंदर बंडल करके रखे जाते हैं, और उस ब्लॉक को या उस बंडल को आप क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द फंक्शन, तो इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सी प्रोग्राम, जो आपके प्रोग्राम को एक मॉड्यूलरिटी अप्रोच आपकी प्रोवाइड कराता है और कोड रीयूजेबिलिटी की फैसिलिटी आपको देता है। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने दो नंबर ऐड कराने हैं, तो उस दो नंबर को ऐड कराने के लिए जो आपने कोड एक बार लिखा है, तो आपको वो, अगर आपको 100 बार वही कोड लिखना पड़ जाए तो वो बड़ा मुश्किल है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ही काम आपको बार बार करना है, तो उससे अच्छा है ना कि एक बार उस काम का जो इंस्ट्रक्शन है वो एक बार लिख लो और उसे किसी एक बंडल के अंदर रख दो, और वो बंडल आप बार बार क्या कर सकते हो? बुला सकते हो, कॉल कर सकते हो, वो ज्यादा आसान है। या बार बार 100 बार वही चीज करना आसान है। तो वो होता है ना, एक बार हम जैसे हम कोई, आप ऑफिस में कई सारे लोग जो है वर्किंग में होंगे, तो आपने देखा होगा कई बार जब हम ऑफिस जॉब पे होते हैं या हम काम कर रहे होते हैं, तो एक बार होता है ना कि भाई एक रिपोर्ट होती है, आपके बॉस ने बोला कि भाई मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, भाई मुझे ये रिपोर्ट बना के दो। तो आप हर बार जब भी आप रिपोर्ट बना के देते हो, तो आपकी सबसे पहले एक्सपेक्टेशन होते है कि सर उस रिपोर्ट को जो भेजना है मुझे, उस रिपोर्ट का एक फॉर्मेट बना के दे दीजिए, एक फॉर्मेट दे दीजिए। क्यों? अगर वो फॉर्मेट नहीं होता तो आपको जितनी बार भी आपको रिपोर्ट भेजनी पड़े, उतनी बार आप उस रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाए तो वो ज्यादा हेक्टिक है। क्यों? क्योंकि जितनी आपको अगर दिन में 100 बार वो रिपोर्ट भेजनी है, तो 100 बार आप फॉर्मेट को बना नहीं सकते। आप सिंपली क्या करते हैं, उसका एक फॉर्मेट मांगते हैं बॉस से कि भाई बॉस हमें जो है फॉर्मेट दे दो रिपोर्ट का, और सिंपली आपका तब जो आपकी जो जॉब होती है वो आसान हो जाती है। आपको उस फॉर्मेट में अपना डेटा क्या करना होता है? फिल करना होता है और आपको सेंड करना होता है। तो वो ज्यादा आसान है कि उसका एक फॉर्मेट पहले से बन जाए और उस फॉर्मेट में आप क्या करते रहें? काम करते रहें, या उस फॉर्मेट में आप अपना डेटा, अपनी रिपोर्ट जो है बना के भेज दें। अब वो रिपोर्ट दिन में चाहे 1000 बार चले जाए, बट उसका फॉर्मेट क्रिएट करना, ये जो झंझट है वो हमारी झंझट खत्म हो गई। तो उससे क्या हुआ कि भाई हमें अगर 1000 बार रिपोर्ट भेजनी थी तो 1000 बार हमें वो फॉर्मेट क्रिएट नहीं करना पड़ा। हमने वो फॉर्मेट एक बार क्रिएट कर दिया, बस हम उस फॉर्मेट को अपनी जरूरत के हिसाब से क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। हमें जितनी बार भी रिपोर्ट भेजनी है, हम उस फॉर्मेट को सिंपली क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो फंक्शन भी आपको यही फैसिलिटी देता है कि जब भी आपको कोई कोड लगता है कि ये बार बार यूज होगा, तो उस किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, तो आप उस कोड को क्या करते हैं? एक फंक्शन के अंदर आप बंद करके रख देते हैं। तो अगर हम बात करें सी प्रोग्राम की, तो सी प्रोग्राम जो है एक कम से कम एक फंक्शन जो है सी प्रोग्राम के पास, आपके सी प्रोग्राम में होना चाहिए। सो इट रिक्वायर्स कि आपके सी प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन जो है आपका होना चाहिए। अगर आप किसी प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन नहीं है, आपने बनाया हुआ नहीं है, या कोई भी फंक्शन नहीं है आपके सी प्रोग्राम में, तो आपका जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन तो आपका होना ही होना चाहिए। क्योंकि विदाउट द मेन फंक्शन सी प्रोग्राम आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसीलिए उसने कहा है कि आपका सी प्रोग्राम अगर आप बनाते हैं, तो अगर उस सी प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन नहीं है, तो एटलीस्ट उसमें मेन फंक्शन तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए उसने बोला है कि कोई भी सी प्रोग्राम जो है वो आपका मेन फंक्शन के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये कहता है कि आपका जो सी प्रोग्राम है, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन फंक्शन दैट इज कॉल्ड अ मेन फंक्शन, तो आपका होना ही होना है। वो कह रहा हाउएवर ए प्रोग्राम में आल्सो कंटेन अदर फंक्शन, बशर्ते ये है कि आपका प्रोग्राम जो है मेन फंक्शन के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस को रख सकता है, लिख सकते हैं। हमारे एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, बट जीरो फंक्शन नहीं हो सकते। या तो मिनिमम एक फंक्शन होना चाहिए, और एक से ज्यादा तो आप कितने भी बना लीजिए, वो आपकी मर्जी है। आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हैं, बट मिनिमम एक फंक्शन होना जरूरी है, और वो मिनिमम की कैटेगरी में आपका आ जाता है मेन फंक्शन। क्योंकि मेन फंक्शन के बिना आपका सी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता? तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मेन फंक्शन से ही कंपाइलर ये समझता है कि मेरे को जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, वो स्टेटमेंट मुझे यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। उसके बाद आते हैं हमारे फंक्शन की। तो हमारा जो फंक्शन है, वो फंक्शन जब भी हम बनाते हैं, तो फंक्शन जो है हमेशा अपने साथ तीन चीजें लेके पैदा हुआ। अगर हम फंक्शन की बात करें, तो जो सी में जो फंक्शन है, उस सी में जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं,
तो उस सी में उस फंक्शन को बनाते टाइम आपको ये तीन चीजें जो है ध्यान में रखनी है। ये कह सकते हैं कि जो भैया आपका जो फंक्शन पैदा हुआ, उस फंक्शन के ये तीन जो है विशेषताएं हैं, या ये तीन जो है उसकी बॉडी कह सकते हैं या उसके पार्ट कह सकते हैं। तो जब भी ये सी फंक्शन पैदा हुआ तो उस सी फंक्शन के साथ ये तीन चीजें और भी क्या हुई, ऐड हुई हैं। आपका कोई भी सी फंक्शन जो है इन तीनों चीजों के बिना नहीं हो सकता है। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग होगी तो आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन कभी भी आपको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर आएगी आपके प्रोग्राम में 100%। अगर इन केस आपकी किस्मत अच्छी है और आपका प्रोग्राम चल पड़ा, तो आपका आउटपुट या आपका जो आउटकम है उस प्रोग्राम का, वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं देगा। बट इट ये देखा गया है कि आपका जो भी फंक्शन है वो फंक्शन इन तीनों चीजों के साथ में ही आता है, इनके अलावा नहीं आता। ये मैंडेटरी है कि जब आप फंक्शन बनाएंगे तो उसमें फंक्शन की डिक्लेरेशन भी उस प्रोग्राम में होगी, फंक्शन का डेफिनेशन भी उस प्रोग्राम में लिखा गया होगा और फंक्शन कॉल भी उसमें लिखी गई होगी। अब इन तीन चीजों को हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन है क्या, फंक्शन डेफिनेशन है क्या और फंक्शन कॉल है क्या। ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी स्लाइड्स में आगे। तो बट उससे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें फंक्शन डिक्लेरेशन की, तो जो हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन जो वाला हमारे पास पोर्शन है, तो व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन? फंक्शन डिक्लेरेशन जैसे नाम से पता चल रहा होगा, दैट मीन्स वी आर डिक्लेयरिंग समथिंग। व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन एक एंटिटी है। अगर हम सी प्रोग्रामिंग में बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल हो गया, आपका एरे हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया, आपका पॉइंटर हो गया, फंक्शन हो गया, ये सब हमारी क्या एंटिटीज है। तो कोई भी एंटिटी जब आप बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग में, चाहे वो वेरिएबल हो, फंक्शन हो, एरे हो, या स्ट्रक्चर हो, या यूनियन हो, या पॉइंटर हो, कोई भी एंटिटी अगर आप सी प्रोग्राम में बना रहे हैं, तो सी प्रोग्राम में उस एंटिटी को बनाने से पहले उसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है। या ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो वो किस लिए बना रहे हैं उसका डिक्लेरेशन आपको पहले देना पड़ेगा। तो जैसे वेरिएबल के केस में हमने देखा था कि जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फिर वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है, वैल्यू दी जाती है। तो ऐसी हमारे पास फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन में सबसे पहले जो हमारे पास में दैट इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। और फंक्शन डिक्लेरेशन है क्या? तो फंक्शन डिक्लेरेशन बेसिकली टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, द डेटा टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू एंड द पैरामीटर। जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो सिंपली कंप्यूटर को ये बताती है कि हमारा जो इस नाम का फंक्शन जो है हम यूज करने वाले हैं, इस फंक्शन के थ्रू हम कुछ वैल्यूज को पास करेंगे, जो हमारे प्रोग्राम या जो हमारे फंक्शन का ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर वो वैल्यूज क्या होंगी, पास की जाएंगी। और तीसरी चीज वो बताता है उसका डेटा टाइप, कि अगर वो फंक्शन कोई वैल्यू या कोई रिजल्ट जो है रिटर्न कर रहा है, उस रिजल्ट को या हमने जो भी फंक्शन बनाया उस फंक्शन के द्वारा अगर कोई वैल्यू जो है, या ये कह सकते हैं कि उस फंक्शन के द्वारा कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट अगर आप रिटर्न करवा रहे हैं फंक्शन के द्वारा, तो उस रिजल्ट वाली वैल्यू का जो डेटा टाइप है, वो किस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा, उसको ये जानकारी कौन देता है? आपका ये रिटर्न टाइप देता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन सिंटेक्स, जिसे हम तीन पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो जो पहला पार्ट है यहाँ पे, ये वाला है रिटर्न टाइप, दूसरा है इसमें फंक्शन का नेम, और तीसरा है इसमें आपका पैरामीटर लिस्ट। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास जो रिटर्न टाइप है वो रिटर्न टाइप क्या स्पेसिफाई करता है कि इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद अगर इस फंक्शन के द्वारा कोई वैल्यू या एज ए रिजल्ट जो है रिटर्न कराई जाती है मेन फंक्शन को या इसके पेरेंट फंक्शन को, तो उस वो वैल्यू जो है वो किस टाइप की होगी, उस टाइप को पकड़ने के लिए या ये बताने के लिए कि भाई इस फंक्शन के द्वारा अगर इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कराया जा रहा है, या इस फंक्शन के द्वारा कोई फ्लोट वैल्यू रिटर्न कराई जा रही है, या जो भी इस पर्टिकुलर फंक्शन के द्वारा एज ए रिजल्ट जो है कोई वैल्यू रिटर्न कराई जाती है, तो वो वैल्यू किस टाइप की होगी,
वो कैसे पता चलेगा कंपाइलर को? तो कंपाइलर जो है रिटर्न टाइप से उस चीज को समझता है। अगर मैं बात करूं फंक्शन के लिए, तो ये जो हमारे पास में रिटर्न टाइप है, व्हाट इज दिस? दिस इज एन आउटपुट। इसे हम बोलते हैं क्या? ये हमारे लिए क्या है? आउटपुट का काम कर रही है। और ये जो पैरामीटर लिस्ट है, ये पैरामीटर्स क्या है हमारे लिए? फंक्शन में एज एन इनपुट काम करता है। कि मतलब अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया, तो उस फंक्शन में अगर मैं कोई पैरामीटर्स पास कर रहा हूं, तो पैरामीटर पास करने का मतलब है मैं उस फंक्शन के जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर कुछ वैल्यूज को क्या करूंगा? इनपुट करूंगा, और उस इनपुट के बेसिस पे मेरे जो ब्लॉक के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट्स हैं वो काम करेंगे। और जब वो स्टेटमेंट काम करेंगे तो वो एक रिजल्ट भी बनाएंगे, एक रिजल्ट भी प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो रिजल्ट मुझे जो है मेन फंक्शन को वापस भेजना है, या इस फंक्शन का जो पेरेंट फंक्शन होगा, पेरेंट फंक्शन का मतलब है कि जिस फंक्शन ने इसे कॉल किया है उसके पास अगर मुझे भेजना है, तो उसके लिए वो हम किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करा के भेज रहे हैं, वो हमें कौन बताएगा? ये रिटर्न टाइप हमें बताता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करें, तो फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर को सिंपली ये बताता है कि भाई हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिस फंक्शन का नाम ये है, और उस फंक्शन के द्वारा जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इस टाइप की रहेगी। और उस फंक्शन के लिए इतने जो है पैरामीटर या इतने इनपुट वैल्यूज जो है हमारी इस फंक्शन के द्वारा क्या होगी? पास कराई जाएगी। तो ये चीजें आपकी आती हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के पार्ट के अंदर। अब बारी आती है फंक्शन डेफिनेशन की। फंक्शन डेफिनेशन क्या है? तो फंक्शन डेफिनेशन जो है वो असल में जो है फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी होगी कि फंक्शन क्या काम करेगा। अगर मैंने एक फंक्शन बनाया कि भाई 2 नंबर ऐड करने हैं, तो 2 नंबर ऐड करने के लिए अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, तो उस एडिशन का जहां पे हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो वो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका लिखा जाता है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब है कि आपका फंक्शन जो काम करेगा, वो काम एक्चुअल में उस काम को करने का जो लॉजिक है, उस काम को करने के लिए जो आपने स्टेटमेंट लिखे, वो स्टेटमेंट एक्चुअली आपके किसके अंदर आते हैं? फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो जब भी आप फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करें, तो फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा जो है वो आपके मेन फंक्शन के ऊपर लिखी जाएगी। जब भी आप सी प्रोग्राम बनाएंगे, तो सी प्रोग्राम में जहां पे भी आपने मेन फंक्शन लिखा होगा, तो डिक्लेरेशन आपका जो है वो हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर रहेगा। उसे हम बोलते हैं अबव द मेन फंक्शन। हमें जो है फंक्शन का डिक्लेरेशन लिखना होता है। फंक्शन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो हमेशा जो है आपके मेन फंक्शन के बाहर लिखी जाएगी। अब उसे आप चाहे मेन फंक्शन के ऊपर लिखें या मेन फंक्शन के नीचे लिखें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप को बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो फंक्शन डेफिनेशन है, वो फंक्शन डेफिनेशन हमेशा जो है आपकी मेन फंक्शन से बाहर लिखी गई हो। अब वो ऊपर लिखी गई हो या नीचे लिखी गई हो मेन फंक्शन के, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। बट फंक्शन डिक्लेरेशन के केस में आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन डिक्लेरेशन के केस में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फंक्शन डिक्लेरेशन होगी वो हमेशा क्या होगी? एक तो मेन फंक्शन से बाहर होगी, और बाहर कहाँ पे होगी? मेन फंक्शन के ऊपर आपके डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में रहेगी। अगर मैं फंक्शन डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो फंक्शन डेफिनेशन लिखने का जो सिंटेक्स हमारे पास में है, वो सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। जो डिक्लेरेशन जब हमने किया था, डिक्लेरेशन में हमने जो लाइन लिखी थी वही सेम लाइन आपको यूज करनी है। जो डेफिनेशन का जो सिंटेक्स है उसमें वही आपका रिटर्न टाइप, जो ये बताएगा कि इस फंक्शन के द्वारा जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो एक किस टाइप की होगी। उसका जो टाइप है, उसका जो डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका फंक्शन का नेम, और तीसरा पार्ट आता है इसमें आपका उस फंक्शन में पास किए जाने वाले पैरामीटर्स। पैरामीटर्स यानी उस फंक्शन को जो इनपुट हम दे रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं 2 नंबर ऐड करने का अगर एक प्रोग्राम बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, तो 2 नंबर ऐड करने के लिए मुझे 2 नंबर इनपुट भी तो देने पड़ेंगे। मुझको बताना पड़ेगा ना प्रोग्राम को, ये इस फंक्शन को मुझे बताना पड़ेगा। अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के थ्रू मैं 2 नंबर ऐड करा रहा हूँ, तो मुझे अपने प्रोग्राम को मुझे अपने इस फंक्शन को वो 2 नंबर इनपुट भी तो देने होंगे। तो वो 2 नंबर इनपुट कहाँ जाएंगे? वो 2 नंबर जाएंगे इनपुट विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर। और जब वो 2 नंबर इनपुट होके अंदर जाते हैं, तो यहाँ हमने एक कोड लिखा होता है जो एक्चुअल में जो है उन दोनों नंबर को क्या करता है? ऐड करता है, और रिजल्ट कर एक उसका जो भी रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट क्या करता है? रिटर्न करता है। और वो रिटर्न होके किसके पास पहुंच जाता है? इस रिटर्न टाइप के पास पहुंच जाता है। सो दैट इज योर फंक्शन डेफिनेशन। अब बारी आती है इसमें फंक्शन कॉल की। अब आपने फंक्शन डिक्लेयर तो कर लिया, आपने ये तो बता दिया कि भाई मैं इस टाइप का फंक्शन बनाने वाला हूं।
इस टाइप का फंक्शन यूज करने वाला हूँ। ठीक, आपने डिक्लेरेशन बनाई, आप वो फंक्शन क्या काम करेगा आपने वो भी बना लिया कि भाई फंक्शन जो है ये काम करेगा और उसके लिए ये हमने कोड लिख दिया। अब उस फंक्शन को डिक्लेयर करके और उसका जो भी स्पेसिफिक जो वर्क है उस वर्क के लिए हमने कोड भी लिख दिया। बट क्या ऐसा होता है कभी कि हमने कंपनी ने ये सोचा, कंपनी ने पहले एक न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल पे ये बताया कि भाई हम फ्यूचर में जो है एक कार बनाएंगे जो ड्राइवरलेस होगी। ठीक, उसने वो डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद कंपनी ने उस पे काम किया कुछ साल, और कुछ साल बाद कंपनी ने वो ड्राइवरलेस कार भी बना ली। बट ऐसा होता है कि अगर उस कार को कस्टमर को कस्टमर की डिमांड ही ना हो, कस्टमर जो है उस कार को लेना ही ना चाहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई कंपनी कार तो तभी बनाएगी ना जब कस्टमर लेगा। अब हमने क्या किया, हमने कोई चीज बनाई और बना के हमने रख दी, बट उसको खाने वाला कोई नहीं है ना। हम अपने घर पे थे, हमने क्या किया भैया, चलो हमने सोचा अपने मन में, हमने डिक्लेरेशन करी कि हमने अपने मन को बोला कि चलो भाई आज हम पकोड़े बनाते हैं, बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, चलो जी आज पकोड़े बनाते हैं। हमने डिक्लेयर तो कर दिया, फिर हमने बोला चलो बनाए जाएं। हमने बनाना स्टार्ट किया, हमने पकोड़े भी बना लिए। अब पकोड़े भी बन गए, सब कुछ हो गया, बट उसे खाने के लिए कोई नहीं है, तो वो पकोड़े बनाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो सेम काम यहाँ पे भी फंक्शन पे हो रहा है। हमने फंक्शन डिक्लेयर भी कर दिया, हमने कंपाइलर को बता दिया कि भैया हम इस टाइप का फंक्शन बनाएंगे जो हमको कुछ इस टाइप परफॉर्म करा के देगा। अब वो जॉब परफॉर्म कैसे करेगा उसके लिए हमने फंक्शन डेफिनेशन लिखी, उसके अंदर उसका कोड भी लिख दिया। बट होगा क्या, उस फंक्शन को कोई यूज ही नहीं कर रहा, तो उस फंक्शन को बनाने का कोई फायदा नहीं है। ये सेम ऐसी है जैसे अगर हम बात करें प्रिंटफ फंक्शन की। अब कम प्रोग्रामर ने ये सोच के प्रिंटफ फंक्शन लिखा था कि भाई इस फंक्शन के द्वारा जो है आउटपुट स्क्रीन पे जो है मैसेज डिस्प्ले होगा। बट हो क्या रहा है कि उस फंक्शन को कोई यूज ही नहीं कर रहा, तो उस केस में उस फंक्शन का जो है बनने का कोई मकसद मतलब ही नहीं बैठता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बिना फंक्शन कॉलिंग के आपका जो है फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन बेकार है। या ये कह लो कि आपने फंक्शन कॉल तो कर लिया, बट उस जब फंक्शन को कॉल किया, अब आप ऐसी चीज को कॉल कर रहे हो जो चीज ना बनी है ना डिक्लेयर हुई, तो फंक्शन कॉलिंग भी बेकार है। आपने डिक्लेरेशन तो कर दी कि हाँ जी मैं ये चीज बनाऊंगा, बट आपने वो बनाई नहीं, तो वो भी बेकार है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपका जो फंक्शन कॉल है या फंक्शन डेफिनेशन है या फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये तीन चीजें होंगी होंगी। अगर आप फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन के केस में फंक्शन डेफिनेशन भी होगी, फंक्शन की डिक्लेरेशन भी होगी और फंक्शन की कॉलिंग भी होगी। फंक्शन जो है बिना कॉलिंग के, बिना डेफिनेशन के और बिना डिक्लेरेशन के कभी भी आपके प्रोग्राम में नहीं रहता है। क्योंकि अगर आप किसी भी एक चीज को अगर आप मिस करते हो तो बाकी की दो चीज आपके किसी काम की नहीं है। तो दैट इज अबाउट द फंक्शन कॉल। तो जब हमें फंक्शन कॉल करना हो तो हम सिंपली फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, तो हमें जिस भी फंक्शन को कॉल करना हो हम सिंपली उस फंक्शन का नेम हम लिखते हैं। और अगर उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट कोई पैरामीटर है, अगर उस फंक्शन में हम कोई पैरामीटर पास करते हैं या उस फंक्शन की डेफिनेशन डिमांड करती है किसी पैरामीटर्स की, तो वो पैरामीटर्स हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हम उसे अप्लाई कराते हैं या प्रोवाइड कराते हैं। तो जब भी आपको किसी फंक्शन को कॉल करना हो आप सिंपली क्या है, फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, विद दी नेम ऑफ द फंक्शन आप उसे कॉल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन की, तो हमारे पास दो टाइप के फंक्शन है, एक है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम इन्हें प्री डिफाइंड फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन भी कहते हैं। ये कुछ ऐसे फंक्शन है जो हमारे जो लाइब्रेरी है हमारी सी प्रोग्रामिंग की, उस लाइब्रेरी में ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, बस आप इनको यूज कर रहे होते हैं। जैसे आप बात करें प्रिंटफ फंक्शन की हो गई, स्कैनफ फंक्शन हो गया, तो ये जितने भी हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है जिन्हें हम खाली यूज कर रहे हैं, जिनको हम एक्सेस कर रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये सारे ऐसे फंक्शन जो सिस्टम में पहले से बना के रखे गए हैं उन्हें हम सिस्टम डिफाइंड फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं, इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ऐसे फंक्शंस जिन्हें हम खुद डिजाइन करते हैं, जिनकी मैथडोलॉजी हम बनाते हैं, जिनका डिक्लेरेशन हम करते हैं, जिनका कॉलिंग हम करते हैं, जिन फंक्शंस को हम बनाते हैं, जिन्हें हम खुद बना रहे हैं, जिनको हम क्रिएट कर रहे हैं, वो फंक्शन आपके क्या कहलाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें यूजर डिफाइंड फंक्शन की, तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें मैंने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे ये मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के अंदर आपने जो है एक लाइन देखी होगी, तो हमने इस मेन फंक्शन के अंदर क्या है, एक डिक्लेरेशन लिखी है यहाँ पे। हमने बोला कि भाई फंक्शन डिक्लेयर किया
भाई हम एडिशन नाम का एक फंक्शन जो है यूज करने वाले हैं। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा जो है लोकली हमारा यहाँ पे डिक्लेयर किया जा रखा है। तो हमेशा कोशिश करें कि जो भी डिक्लेरेशन आप करें वो मेन फंक्शन के ऊपर यहाँ आप लिखने की कोशिश करें। वो ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, क्योंकि ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे तभी वो क्या होगा, सभी जगह एक्सेस हो पाएगा। अदरवाइज उसकी एक्सेसिबिलिटी में आगे आपके क्या होंगे, इश्यू होंगे। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं वो कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका जो स्लाइड है इसमें आपको ये पूरा नजर नहीं आ रहा है। मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ज्यादा, आई होप कि आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ये इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन के अंदर जो है आ, मैंने जो डिक्लेरेशन यहाँ पे की है, ये डिक्लेरेशन आपका मेन फंक्शन के अंदर है, बट कोशिश करें कि आपकी ये डिक्लेरेशन हमेशा जो हो वो इस मेन फंक्शन के ऊपर यहाँ लिखी गई हो। क्योंकि अगर आप किसी फंक्शन की डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं तो दैट मीन्स इसका एक स्कोप का जो इशू है वो रहेगा, क्योंकि ये लोकली डिक्लेयर्ड है। और इसका स्कोप है कि ये मेन फंक्शन के अंदर ही आपका जिंदा रहेगा। आप इसे किसी दूसरे फंक्शन के अंदर इसे एक्सेस करना चाहें तो ये एक्सेसिबिलिटी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसका जो स्कोप है वो इसी मेन फंक्शन के अंदर रहेगा। तो आपको जब भी डिक्लेयर ना हो तो आप उसे ग्लोबली डिक्लेयर करें, ताकि उसकी एक्सेसिबिलिटी या उसके स्कोप में आपका कोई इशू ना रहे। तो ट्राई करें, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपने फंक्शन को हमेशा जो है ग्लोबली डिक्लेयर करें। बट अभी हम फिलहाल फंक्शन का जो वर्किंग मैथोडोलॉजी है उसको इस प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, एडिशन नाम दिया है मैंने उस फंक्शन को। और इस फंक्शन का जो डेटा टाइप या रिटर्न टाइप मैंने डिसाइड किया, दैट इज द वॉइड। वॉइड का मतलब है कि नल, कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ एडिशन नाम का। वो एडिशन नाम का फंक्शन जो है मुझे कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को मेरे पास नहीं दे रहा है। मतलब एज ए रिजल्ट इस फंक्शन के द्वारा मेरे पास में कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा। तो जहां पे कुछ भी रिटर्न नहीं आता मैं वहां पे डेटा टाइप यूज करता हूँ वॉइड। अगर मान लेते हैं कि ये फंक्शन जो है रिजल्ट में मुझे जो है एक नंबर रिटर्न करके दे रहा होता, और वो नंबर जो है इंटीजर नंबर है, तो उस केस में मैं इसका डेटा टाइप क्या करता, वॉइड की जगह इंट कर देता। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन डिक्लेयर किया। फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद अगर हम बात करें फंक्शन कॉलिंग, तो ये फंक्शन कॉलिंग जो है आपका, आप कहीं भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फंक्शन कॉलिंग की बात अगर हम करें तो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे जो फंक्शन कॉलिंग है, तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम सिंपली हमें फंक्शन का नेम लिखना होता है। और उस फंक्शन का नेम लिखते ही आपको सेमीकोलन लगाना है। जैसे ही ये सेमीकोलन टर्मिनेट होता है तो आपकी जो फंक्शन कॉल है वो फंक्शन कॉलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नीचे देखिए, तो नीचे हमने ये लिखा है वॉइड एडिशन, और यहाँ पे हमने इसको नाम दिया है फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि एडिशन नाम का एक फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मतलब इस एडिशन नाम के फंक्शन को जब आप चलाते हैं, तो जब ये एडिशन नाम का फंक्शन चलता है तो उसके चलने पे इस एडिशन फंक्शन के ब्लॉक के अंदर जो चार स्टेटमेंट है, ये चार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। और ये चारों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जो है एक रिजल्ट जनरेट करते होंगे। बट उस रिजल्ट को जो है ये फंक्शन जो है रिटर्न नहीं करा रहा है, वापस नहीं दे रहा है अपने पेरेंट फंक्शन को। और इसका पेरेंट फंक्शन कौन है? अगर मैं बात करूं इस एडिशन का जो पेरेंट फंक्शन है वो पेरेंट फंक्शन है मेन। पेरेंट फंक्शन का मतलब है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास में कोई फंक्शन है F1। इस फंक्शन ने किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किया, सपोज वो दूसरा फंक्शन है आपके पास में F2। तो मैं बोल सकता हूं कि F1 इज द पेरेंट फंक्शन ऑफ F2। F2 का पेरेंट फंक्शन है F1। यानी इसे हम बोल सकते हैं कि दिस इज द कॉली फंक्शन। हम इसे बोलते हैं दिस इज द कॉली फंक्शन। F1 को अगर मैं बात करूं, व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉली फंक्शन, यानी जो कॉल कर रहा है। हम बोल सकते नहीं, इसको हम बोलते हैं कॉलर फंक्शन। हम बोलते हैं कि दिस इज द कॉलर फंक्शन, कि जिसने कॉल किया। और ये जो F2 है हम इसे बोलते हैं कॉल ई फंक्शन। इसको हम बोलते हैं CAL मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है माउस में, आप समझ जाएं कि ये लिखा हुआ है CAL कॉली फंक्शन, और ये है हमारा कॉलर फंक्शन। तो F1 इज द कॉलर ऑफ F2। तो अगर हम बात करें F1 की, तो F1 जो है मेरा वो पेरेंट फंक्शन है किसका, F2 का। यानी जो कॉल कर रहा है वो पेरेंट है,
और जिसको कॉल किया जा रहा है वो आपका चाइल्ड फंक्शन है। तो अगर मैं बात करूं एडिशन की, तो एडिशन को कौन कॉल कर रहा है? एडिशन को कॉल कर रहा है मेन फंक्शन। तो जब भी आपका कोई फंक्शन कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को अगर रिटर्न कराएगा, तो वो रिजल्ट हमेशा रिटर्न होके उसके पेरेंट फंक्शन को ही जाता है, किसी दूसरे फंक्शन को नहीं जाता है। तो जब भी कोई फंक्शन आपका चलता है, तो वो फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है, तो एग्जीक्यूट के बाद उस फंक्शन के द्वारा अगर कोई वैल्यू रिटर्न कराई जा रही है एज ए रिजल्ट, तो वो एज ए रिजल्ट उसी फंक्शन के पास पहुंचती है जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया, यानी उसके पेरेंट फंक्शन को जाएगी। अगर आप रिटर्न करा रहे हैं उस फंक्शन के द्वारा, अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे अगर बात करें पे एडिशन फंक्शन की, तो ये एडिशन फंक्शन क्या है? दो नंबर को ऐड करता है। तो उसने क्या किया? सिंपली दो नंबर के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया num1 एंड num2, और num1 और num2 की वैल्यू यूजर से कीबोर्ड के द्वारा ली और उनका सम किया और उसे प्रिंट करा दिया, सिंपल। बट इनके जो सम है उस सम को वो मेन फंक्शन को वापस नहीं दे रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो सम फंक्शन है, इस एडिशन नाम के फंक्शन ने क्या किया? दो नंबर ऐड किए और उनको क्या कर दिया? प्रिंट करा दिया। उसने वो जो रिजल्ट आया था, जो सम आया था, उस सम को अगर मैं मेन फंक्शन को भेज रहा होता, यहाँ पे अगर मैं ये प्रिंटफ यहाँ ना लिखता और इस प्रिंटफ को अगर यहाँ पे लिखा गया होता इस एडिशन कॉलिंग के बाद, तो उस केस में क्या होता कि यहाँ पे ये दो नंबर इनपुट हुए और मैंने सम निकाला और उस सम को प्रिंट कराना है, बट प्रिंट कराने वाली जो लाइन है, वो प्रिंट कराने वाली लाइन अगर मेरे मेन फंक्शन के अंदर है, तो दैट मीन्स मुझे एडिशन नाम के फंक्शन के थ्रू वो वैल्यू, वो सम मुझे क्या करना होता? रिटर्न करना होता मेन फंक्शन को। तो अगर मुझे मेन फंक्शन को रिटर्न करना है तो वो वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी किस टाइप की रिटर्न हो रही है। तो मैंने बोला भाई वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो इसलिए मुझे जो है एडिशन नाम के फंक्शन का जो डेटा टाइप है वो रिटर्न रखना पड़ता। बट यहाँ पे क्या है? एडिशन फंक्शन के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंट करा दे रहा हूँ। और इस एडिशन फंक्शन के द्वारा मुझे कोई वैल्यू मेन फंक्शन को सप्लाई नहीं करनी है, तो उस केस मुझे जो है यहाँ पे जो इसका डेटा टाइप मैंने बनाया एडिशन का, वो मैंने बनाया है वॉइड टाइप का ही डेटा टाइप मैंने इसे डिसाइड किया है। तो इस तरीके से आप जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करें फंक्शन के अंदर एक कंसेप्ट आता है रिकर्जन का। रिकर्जन अगर हम बोलें तो रिकर्जन जो है बेसिकली कुछ नहीं है, ये बस एक कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट में ये कहा जाता है कि जब भी कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, तो उस केस में हम उसे बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, या उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिकर्जन। जैसे अगर हम बात करें कि भाई मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड रिकर्ज नाम का। अब जब ये वॉइड रिकर्ज नाम का फंक्शन कॉल होगा या यूज हो चलेगा, तो ये वॉइड रिकर्व नाम का फंक्शन जब चलता है, तो जब ये चला तो इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, और जब ये नीचे इस वाले स्टेटमेंट पे आता है तो इस स्टेटमेंट में देखेंगे कि आपका ये रिकर्व नाम का फंक्शन अपने आप को ही क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि जब भी कोई फंक्शन अपने आप को या खुद को ही कॉल करने लगे, तो उस केस में हम उसे बोलते हैं रिकर्जन या रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है, दैट इज दी अरेज इन सी। अरेज की बात करें तो अरे एक अनदर एंटिटी हमारे पास में अवेलेबल होती है सी प्रोग्रामिंग में, जिसका एक स्पेसिफिक पर्पज है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो बेसिकली आपके वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए किया जाता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि आप जो है सेम टाइप की वैल्यूज को ही आप स्टोर करा सकते हैं, बट एक फैसिलिटी आपको देता है कि आप जो है यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल के अंदर जो है आप मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर करा सकते हैं, जो सारी की सारी क्या होंगी? एक ही टाइप की होंगी, और कंटिन्यूअस लोकेशन पे आप स्टोर करा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे सपोज बहुत सारी वैल्यूज हैं, सपोज यहाँ पे मैंने बनाई 10, और ये मैंने बोला 20, और ये मैंने बोला 30, ये तीन वैल्यूज थी। तो जब तक मेरे पास में ये एरे नाम का कंसेप्ट नहीं था, ये एरे नाम का जो एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल था, ये नहीं था, ये कंसेप्ट नहीं था, तो उस केस में अगर मुझे ये 10, 20, 30 स्टोर कराना पड़े, तो मेरे को इसके लिए क्या करने पड़ते? तीन वेरिएबल बनाने पड़ते थे। ए, बी और सी तीन वेरिएबल बनाता, और उसमें मैं क्या करता? ये नंबर्स को क्या कराता? स्टोर कराता। तो इसमें क्या हो रहा था कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास में 100 वेरिएबल्स होते, तो उन 100 वेरिएबल्स
को स्टोर, उन 100 वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए मुझे 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ते। तो उन 100 वेरिएबल्स को डील करना, उनके साथ काम करना, वो थोड़ा सा क्या हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो उन्होंने बोला क्यों ना इसे आसान किया जाए, तो उन्होंने बोला कि एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल बनाया जाए। तो उसने एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल बनाया ए, और उसने बोला कि क्यों ना हम एक काम करें, इस स्पेशल टाइप के वेरिएबल के अंदर ही हम क्या करें, इन तीनों वैल्यूज को क्या कर दें, स्टोर करा दें। और ये सारी वैल्यूज क्या है, हमारी एक ही टाइप की हैं। तो उसने बोला भाई जब एक टाइप की वैल्यूज है तो क्यों ना हम उसे क्या कर दें, एक ही जगह एक ही बॉक्स में हम क्या कर दें, उसे रख दें। तो जब उन्होंने क्या किया, सेम टाइप की वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चालू किया, तो इन्होंने इस कंसेप्ट को या इस स्पेशल टाइप के वेरिएबल को नाम दिया एरे। तो एरे की बात करें तो एरे जो है वो एक कलेक्शन है आपके सिमिलर डेटा आइटम्स का, जो स्टोर किए जाते हैं मेमोरी में कंटिन्यूअस अलोकेशन पे। तो जब हम बात करें, जब हमने एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल बनाया एरे, और उसके अंदर हमने इन तीनों सिमिलर टाइप की वैल्यूज को स्टोर कराया, तो मेमोरी में जब ये स्टोर हुई होंगी तो ये क्या होती है, कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होता है। मतलब मेमोरी में क्या होगा, कुछ इस तरीके से तीन बॉक्सेस बने होंगे कंटिन्यूअस लोकेशन पे। पहले बॉक्स में आ गया 10, दूसरे बॉक्स में आ गया 20, और तीसरे बॉक्स में आ गया आपका 30। और हर इस लोकेशन का नाम क्या है, मैंने बोला भाई इस लोकेशन का नाम है ए। तो ये जो पहली लोकेशन होगी, तो हमने बोला भाई ये पहली लोकेशन को हम कैसे इंडिकेट करेंगे। तो पहली लोकेशन को हमने इंडिकेट किया विद द इंडेक्स 0। जो दूसरी हमारे पास में लोकेशन थी 20 वाली, उस दूसरी लोकेशन को हमने इंडेक्स दिया 1। और जो लास्ट हमारे पास जो वैल्यू था 30, उसको हमने इंडेक्स दिया 2। तो जब भी आप एरे बनाते हैं तो एरे में जो वैल्यू स्टोर होगी वो एक तो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे आपका स्टोर होती हैं, सिमिलर टाइप की वैल्यूज आपका स्टोर होंगी। और जब भी आपकी एरे में वैल्यू स्टोर होती है तो वो कंटिन्यूस ब्लॉक्स में आपके स्टोर की जाती है। और इन कंटिन्यूस ब्लॉक्स को एक नंबर असाइंड होता है जो स्टार्ट होता है 0 से, और ये जाता है कहाँ तक, आपके लास्ट इंडेक्स तक जाता है। तो अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे कि मेरे को ये तीन वैल्यू स्टोर करानी थी, तो इन तीनों वैल्यूज के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, जो एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल था जिसे हमने बोला एरे वेरिएबल। तो जब इनके लिए मेमोरी में अलोकेशन हुआ होगा तो कुछ इस तरीके से तीन कंटिन्यूस ब्लॉक अलोकेट हुए होंगे। पहले ब्लॉक में 10 चला गया, दूसरे ब्लॉक में 20, तीसरे ब्लॉक में 30। अब हर एक ब्लॉक को एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है ताकि उनको हम क्या कर सके, आगे डिफरेंशिएट कर सकें। तो इस पहले ब्लॉक को हमने स्टार्ट किया 0 से, इसको दे दिया 0 इंडेक्स, इसको हमने दे दिया 1 इंडेक्स, इसको दिया हमने 2 इंडेक्स। अब मुझे जो है, मान लेते हैं कि ये 30 एक्सेस करना था, तो ये 30 एक्सेस करूं, कैसे करूं, तो 30 को जो मैं इसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकता हूं। मुझे ये 30 चाहिए था, तो मैंने बोला ये 30 किस वेरिएबल के अंदर है, तो हमने बोला जी तो ए वेरिएबल के अंदर है। बट ए वेरिएबल में कौन सी लोकेशन पे, तो हमने बोला ये कौन सी लोकेशन पे, थर्ड इंडेक्स पे। तो मैंने यहाँ पे पास करा दिया इंडेक्स थर्ड। तो हम इसे, हमको जब भी कोई बी वैल्यू एरे के थ्रू एक्सेस करनी हो तो हम उसके इंडेक्स लोकेशन से वो वैल्यू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो एरे की अगर हम बात करें तो ये एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप सिमिलर टाइप के जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें कंटिन्यूअस ब्लॉक्स में रख सकते हैं अपने कंप्यूटर या कंपाइलर या हमारे जो मेमोरी है उसके अंदर। एरे का जब भी हम डिक्लेरेशन करते हैं तो एरे को जो हम तीन तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें लिखना है डेटा टाइप, यानी जो टाइप की वैल्यूज हम अपने एरे के अंदर स्टोर करने वाले हैं, या जो भी एरे वेरिएबल हम बना रहे हैं उस एरे वेरिएबल के अंदर जिस भी टाइप की वैल्यू हमें स्टोर करनी है तो उसका डेटा टाइप हमें डिफाइन करना होता है। और डेटा टाइप के बाद हम अपने एरे वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं। और थर्ड जो हम स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखते हैं, ये हम बोलते हैं इसे हमारे लिए क्या है, ये एक सबस्क्रिप्ट जो हम देते हैं। सबस्क्रिप्ट हमेशा जो है इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपका लिखा जाता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमेशा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है साइज को। मतलब अगर मान लेते हैं कि मेरे पास में तीन वैल्यूज थी, तो मैंने बोला भाई तीन इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं, तो तीन इंटीजर टाइप की वैल्यूज है, मतलब मुझे क्या चाहिए, तीन ब्लॉक चाहिए। तो मैंने बोला भाई मेरे को साइज जो चाहिए कितने ब्लॉक का चाहिए, 3 ब्लॉक का साइज चाहिए। एरे वेरिएबल का नाम क्या रखना है, तो आपने बोला ए। तो ए ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि एरे वेरिएबल है ए जिसके लिए 3 ब्लॉक आपको असाइन करने हैं। और ये किस टाइप की वैल्यू रखेगा, तो इसके आगे आपने क्या लिख दिया, इसका डेटा टाइप। तो मैंने लिखा है यहाँ पे इंट, यानी इंट ए ऑफ 3, यानी कि 3 ब्लॉक का एरे क्या करो, क्रिएट करो। तो उसने 3 ब्लॉक का एरे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। पहले ब्लॉक को दे दिया इंडेक्स 0, दूसरे ब्लॉक को दे दिया इंडेक्स 1, तीसरे ब्लॉक को इंडेक्स दे दिया 2। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है भैया ए वेरिएबल। तो ये क्या हो गया, ए ऑफ 0,
ये हो गया ए ऑफ 1 और ये क्या हो गया ए ऑफ 2। तो इस तरीके से आप अपना एरे क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है एरे को डिक्लेयर और डिफाइन भी एक साथ कर सकते हैं। उसमें आपको सिंपली क्या करना है, इक्वल टू करके जब आपको जो वैल्यू देनी है वो वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो आपके पास करली ब्रैकेट है उसमें आप वैल्यू पास करा सकते हैं। वैल्यू 1 की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं 10, कॉमा यहाँ पे लिख दिया मैंने 20, कॉमा यहाँ पे लिख दिया मैंने 30। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो सकता है कि इंट, मैंने यहाँ पे लिखा भाई ये किस टाइप का है, तो मैंने लिखा भैया ये है इंट। एरे का नाम दे दिया मैंने ए, इसका साइज दिया मैंने 3। तो मैंने बोला कि एक एरे बना 3 साइज का, 0 1 2 इंडेक्स नंबर उसको अलॉट हो गया, और वैल्यूज दे दी मैंने उसको 3 10 20 30। तो वो 10 कहाँ बैठ जाएगी, यहाँ बैठ गई 10, यहाँ बैठ गई आपका 20, यहाँ बैठ गई आपका 30। इस तरीके से आप एरे को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका साइज हम डिफाइन कर रहे हैं 3, यानी 3 ब्लॉक हमारे लिए क्या होंगे इस एरे के अलोकेट किए जाएंगे। तो मैंने बोला कि सबसे पहले उस पहले ब्लॉक के लिए आप वैल्यू क्या कीजिए, एंटर कीजिए, जिस ब्लॉक का इंडेक्स हम 0 से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर वो वैल्यू हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन यूजर के द्वारा मांगते हैं। यूजर कीबोर्ड से जो भी पहला नंबर डालेगा वो इंडेक्स 0 पे जाके एरे के क्या हो जाता है, बैठ जाता है। इसी तरीके से मैंने दूसरे इंडेक्स के लिए वैल्यू मांगी, तीसरे इंडेक्स के लिए वैल्यू मांगी। जैसे तीनों इंडेक्स के लिए मैंने जो भी वैल्यू मांगी वो वैल्यू यूजर के द्वारा विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन इनपुट कर दी गई, और उसके बाद मैं तीनों इंडेक्स पे जो वैल्यू है उनको क्या करा दे रहा हूं, मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ। वो सिंपली आपका क्या हो जाएगी, आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होती चली जाती है। एरेज की बात करें तो एरे जो है हमारे पास में वो बेसिकली आपका दो टाइप की होती है, सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे की हम बात करें, इसे हम 1D या 1D एरे भी बोलते हैं। 1D एरे मतलब इसमें सिर्फ एरे जो है वो एक सिंगल रो की तरह आपका फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। अगर मैं 1D एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे की बात करूं तो इसमें अगर हम बात करें जो एरे मेरे पास बना है तो इसमें क्या, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ देखूं तो एक रो की तरह ये दिखाई दे रहा है। बट मल्टी डायमेंशनल एरे होता है हमारा, बिल्कुल जैसे हम बात करते हैं ना ये इस तरीके से अगर हम एक टेबल को देखें तो ये जो टेबल है ये हमारी 2 डायमेंशनल एरे है, जिसमें क्या है 2 डायमेंशनल क्यों बोलते हैं कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट की तरफ देखूं तो दीज आर दी रोज। ये अगर मैं बात करूं ये सब मेरी क्या है, रोज है। तो इस टेबल के अंदर देखें तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। अगर मैं कॉलम वाइज देखूं तो कॉलम वाइज में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारी रो को, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉलम्स को। तो मल्टी डायमेंशनल एरे की अगर हम बात करें तो मल्टी डायमेंशनल एरे आपका जो है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में होता है। और ये रोज और कॉलम जो है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है, दैट इज द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग इज नथिंग, ये भी आपका एक एरे है। बट ये एरे जो है आपका कैरेक्टर एरे जिसे हम बोलते हैं, ये कैरेक्टर एरे आपका कहलाता है। स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग जब भी आप सी में डिस्कस करते हैं तो आपका जो कैरेक्टर एरे है उस कैरेक्टर एरे को ही हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो अगर हम बात करें स्ट्रिंग की तो जो आपकी स्ट्रिंग है वो आपके सी प्रोग्रामिंग में 1 डायमेंशनल एरे की मदद से आपका क्रिएट की जाती है, जिसमें आप एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं। तो कैरेक्टर एरे बनाते टाइम पे आपको अगर ध्यान रखें तो आपका जो डेटा टाइप होता है आपके किसी भी कैरेक्टर एरे को बनाने के, तो जैसे मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे बनाता हूँ तो मैंने डेटा टाइप लिखा कैर, एरे का नाम दिया मैंने ए, और इसका साइज दे दिया मैंने सपोज 3। तो यानी इसका क्या मतलब है, ये एक कैरेक्टर एरे बनेगी तो ये एक एरे बना होगा। इस एरे में 3 बॉक्स आपके एलोकेट हुए होंगे, जिसमें आपके पहले बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में ही आपकी जो है वैल्यूज जा सकती हैं। तो पहले बॉक्स में मैंने वैल्यू डाल दी ए, दूसरे बॉक्स में मैंने वैल्यू डाल दी बी। बट जो इसमें तीसरा वैल्यू होता है उसमें आपकी कोई वैल्यू नहीं जाएगी, इसमें आपका एक नल करेक्टर 0 जाता है, जो आपके कंपाइलर को ये बताता है कि आपकी जो कैरेक्टर एरे है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। दिस इज द लास्ट कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ योर कैरेक्टर एरे। तो अगर आप साइज रख रहे हैं कैरेक्टर एरे का 3, तो एक्चुअल में उसे जो है आप 2 ही कैरेक्टर उस एरे के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तीसरे कैरेक्टर की जगह जो है वो 0 या नल कैरेक्टर आपका क्या होता है, आपका असाइंड होता है। तो जैसा ही सेकंड पॉइंट भी लिखा हुआ है कि व्हेन वी क्रिएट अ स्ट्रिंग
द साइज ऑफ द एरे मस्ट बी वन मोर देन द एक्चुअल नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी स्टोर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई कैरेक्टर एरे बना रहे हैं तो आप अपने उस स्ट्रिंग को काउंट कर लीजिए कि उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर आपके आते हैं। तो जितने कैरेक्टर आपके उस स्ट्रिंग के अंदर आ रहे हैं तो उतने कैरेक्टर का जो है आप साइज जो है उस हिसाब से अलोकेट करेंगे। तो उसने कहा है कि अगर आपके स्ट्रिंग है, तो अगर मान लो मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है, यहाँ पे मैंने लिखा PRAVEEN, मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पे प्रवीण, और इस प्रवीण के अगर मैं कैरेक्टर काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 and 7, दीज आर दी 7 कैरेक्टर। तो अगर मैं इस नाम को स्टोर कराने के लिए एक एरे बनाता हूँ, तो मैंने एक कैरेक्टर एरे बनाया, उस कैरेक्टर एरे में मैंने हर एक लेटर को स्टोर करने के लिए मैंने एक एक ब्लॉक्स बनाया। तो क्या हो रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो मेरे में कैरेक्टर थे। बट आपका कैरेक्टर एरे की डेफिनेशन क्या बोलती है कि भाई आपकी जितनी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर है उनका काउंट तो आपको करना ही है, +1 एक स्पेस एक्स्ट्रा जो है इस नल कैरेक्टर 0 के लिए आपको रखना है, जो आपका ये बताता है कि आपके इस 0 से पहले जो लास्ट एन यहाँ पे है, दिस इज द एंड। तो ये एंड पॉइंट आपका क्या है, कंपाइलर को दर्शाता है कि भाई ये एंड पॉइंट है। तो अगर आपने एक कैरेक्टर एरे बनाया जिस कैरेक्टर एरे के थ्रू आप ये जो स्ट्रिंग थी प्रवीण, ये प्रवीण नाम की जो स्ट्रिंग आप स्टोर करने वाले हैं कैरेक्टर एरे में, तो आप जब भी कैरेक्टर एरे बनाओगे तो उस कैरेक्टर एरे का नाम दोगे ए। और मैंने बोला कि भाई मेरी स्ट्रिंग में 7 कैरेक्टर थे तो +1 8, तो यानी जो मैं साइज यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा तो वो साइज मैं डिक्लेयर करूंगा यहाँ पे 8। तो होगा क्या, 8 कैरेक्टर में से तो एक कैरेक्टर 0 के लिए, नल कैरेक्टर के लिए स्पेस तो लास्ट में ऑक्यूपाइड होगा, और मेरी स्ट्रिंग थी 7, लेंथ जो मेरी स्ट्रिंग का था वो था 7, तो 7 लेंथ +1 मेरे को क्या चाहिए, साइज का चाहिए। तो अगर 7 कैरेक्टर मेरी स्ट्रिंग में है तो मुझे 8 का जो साइज है वो मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा या फिक्स करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एरे वेरिएबल बनाया पे नेम, जिसका साइज रखा है 50, यानी मतलब कंप्यूटर में क्या हुआ होगा, इस तरीके से एक कैरेक्टर एरे बना होगा, ऐसे ब्लॉक्स बटे होंगे बहुत सारे। तो ये 50 ब्लॉक्स आपके बने होंगे, तो 50 में से 49 ब्लॉक्स के अंदर तो आप अपना जो है स्ट्रिंग या लेटर्स डाल सकते हो, बट जो 50वां ब्लॉक होगा उसके अंदर आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो जैसे ही उसने एक मैसेज दिया कि प्लीज एंटर योर नेम, तो जो भी नाम आप डालेंगे, तो आपने नाम डाला सपोज यहाँ पे अंकित, तो आपने जैसे ही नाम लिखा अंकित, तो होगा क्या, जो पहला लेटर है ए वो पहली जगह पे बैठ जाएगा, एन जो है दूसरी जगह पे, के जो है तीसरी जगह पे, आई जो है वो चौथी जगह पे, और टी जो है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक। अब क्या होगा कि भाई आपने साइज तो डिक्लेयर किया है 50 का, बट आपके नाम अंकित में जो है सिर्फ 5 ही लेटर हैं, तो 5 ब्लॉक तो भर गए। बाकी 5 में से जो है लगभग 44 जो ब्लॉक है, क्योंकि एक ब्लॉक तो आपके जो है 0 के लिए, बाकी 44 ब्लॉक तो खाली है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, मेमोरी का वेस्टेज होता है यहाँ पे। तो एरे की अगर हम बात करें तो एरे के केस में ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज आपका होता है। तो इस मेमोरी वेस्टेज को कैसे बताया जाए, तो इसके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम करते हैं। तो वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है आपका कंसेप्ट बहुत बाद का है, तो आपको अभी बेसिक सीख रहे हैं, तो आपके लिए फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप कैरेक्टर एरे बनाएं तो स्ट्रिंग को ही आप कैरेक्टर एरे कहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैंने एक मैसेज पास कराया कि अपना नाम एंटर करे, उसने एंटर किया अंकित। तो जैसे ही वो अंकित कीबोर्ड से प्रेस करता है, तो कीबोर्ड से प्रेस करने पे उसे रीड कौन करेगा, तो उसको रीड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्कैनर फंक्शन का यूज किया है, जिसमें मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर पास कराया %s। %s का मतलब है कि वो ये समझता है कंपाइलर की जो भी वेरिएबल आपने बनाया है नेम नाम का, इसके अंदर जो भी वैल्यू कीबोर्ड के द्वारा इनपुट हो रही है वो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू क्या हो रही है, इनपुट हो रही है। जैसी वो वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट हो जाएगी, नीचे मैंने एक मैसेज पास कराया, उसमें मैंने प्रिंट करा के उसमें यहाँ पे पहले जो मैसेज प्रिंट होगा वो होगा हेलो, %s की जगह चला जाएगा अंकित, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, हेलो अंकित वेलकम टू यू आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाता है और आपका बाहर आ जाता है। तो दैट इज दी अबाउट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के साथ में जब आप काम करते हैं तो स्ट्रिंग पे अप्लाई होने वाले कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन है। मतलब कुछ ऐसे फंक्शन है जो आपके स्ट्रिंग के साथ में जब आप काम करेंगे तो
उस काम को आसान बनाने के लिए कुछ फंक्शंस जो है आपके सी प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से ही आपको दे दिए गए हैं, और वो जितने भी फंक्शंस हैं वो जो स्ट्रिंग पे अप्लाई होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, उन प्री डिफाइंड फंक्शंस का जो फंक्शनैलिटी है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी एक हेडर फाइल में रखी गई है, और वो हेडर फाइल है आपकी स्ट्रिंग डॉट एच। तो जब भी आप स्ट्रिंग को डील करने के लिए स्ट्रिंग पे कोई ऑपरेशन चलाते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर जब आप काम करेंगे, तो उन पे काम करने के लिए अगर आप कोई इनबिल्ट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड कराना कंपलसरी है अपने प्रोग्राम में। अगर आप ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं कराएंगे, तो आपकी जो स्ट्रिंग के ऊपर आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं इनबिल्ट, वो फंक्शन आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, आपको रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसी बेसिक जो हमारे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हैं। बहुत सारे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है, बट ये मोस्टली आपका यूज होते हैं। जैसे पहला फंक्शन जो है इसमें स्ट्रिंग लेन नाम का फंक्शन है, जो बेसिकली आपको स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसे काउंट करके देता है। जैसे मैंने बोला, अगर एक स्ट्रिंग लिखी है मैंने अंकित, तो अंकित की लेंथ को अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ 5 लेटर्स हैं, तो स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करके देगा, तो वो बता देगा आपके पास में जो स्ट्रिंग की लेंथ है दैट इज द 5। ऐसी आता है स्ट्रिंग कॉपी। अगर आप किसी स्ट्रिंग को जो है किसी दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आप किन्हीं दो स्ट्रिंग को जो है ऐड करना चाहते हैं, कॉनकैट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन के लिए ये फंक्शन यूज करना होता है, स्ट्रिंग कैट। अगर आप दो स्ट्रिंग कंपेयर करना चाहते हैं कि वो आपस में इक्वल हैं या नहीं है, तो आप उसके लिए स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग जो है अपर केस में लिखी गई है और आप उसे लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्ट्रिंग STR LWR ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग जो है अपर केस में लिखी गई है, आप उसे लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सॉरी, अगर कोई स्ट्रिंग लोअर केस में लिखी गई है और उसे आप अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्ट्रिंग अपर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग लोअर जो फंक्शन है वो आपके अपर केस में लिखी गई स्ट्रिंग को लोअर केस में आपका कन्वर्ट करके देता है। तो दीज आर द कॉमन स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस यू कैन यूज। So that's all about for the today's session. If someone is having a doubt, so you may ask in a chat box. You can raise your query in chat box. So I request Ankit sir to please kindly open the chat box to all the students feeling well. तो मैं आपकी जो क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। सो वट एवर द पॉसिबिलिटीज विल कंडक्ट अ सेशन लेटर ऑन दिस, because today I'm not comfortable with my throat because I'm having a throat infection, and so that's why I'm not able to speak more and more. So that's why I'll do one thing. We can do one thing. We will discuss with the team what we can do for the query. So for that, for that time period, you just drop your message on query box, so whatever will be comfortable will let you know. So अंकित जी, क्या हम लोग आज का जो सेशन है वो हम एंड अप कर सकते हैं या नहीं? अंकित जी, am I audible to you? We can wind up the session. Okay, so Okay, thank sir. you so much. Thank you so much. Thank you Thank so you, much. sir. Thank you so much, sir. Thank you.